हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जिन प्रश्नों को लिया है वह किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और आपके बीपीएससी टीआरई 3 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर दोस्तों आप यह पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो गारंटी है कि 1 से 2 नंबर का प्रश्न जरूर इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई पूछी गई है। तो देखिए, अगर हम बात करें विद्युत धारा की इकाई की तो वह क्या होता है, वह आपका एम्पियर होता है। जी हाँ दोस्तों, एम्पियर इकाई होती है एसआई पद्धति में, और जो है कि कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होता है 1 एम्पियर। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और एम्पियर जो है यह आपका क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो तत्व दिए गए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। तो इसमें अगर हम बात करें कि किसमें आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है तो वह आपका किसमें नहीं होता है, तो आपके हाइड्रोजन में जो है कि आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल पर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता है, और जो कुछ भी न्यूज रहती है सबसे पहले वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो इसलिए आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो एंगस्ट्रॉम होता है इसकी इकाई क्या होती है। तो देखिए, ये किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा की, आवृत्ति की वेग की। तो इसमें अगर हम बात करें तो एंगस्ट्रॉम जो होता है वह तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। जी हाँ दोस्तों, तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर यह होता है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष के बारे में तो जो प्रकाश वर्ष आपका है यह दूरी की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, दूरी की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर आपका कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻, कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। तो इसको याद रखिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। तो यह दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप लोग हमारे चैनल को, बहुत से ऐसे व्यूअर हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो है कि आप अच्छे से तैयारी अपनी कर सकें। अगला प्रश्न है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग होते हैं वह किसका होता है, तो यह पूछा गया है। तो इसका अगर हम बात करें तो वह सोडियम सिलिकेट का होता है, कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है, कि जर्मेनियम ऑक्साइड का होता है, कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड का होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जो घड़ी में प्रयोग आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है यह आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो क्रिस्टल आपका होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या SiO2 का होता है। यद्यपि प्रकृति रूप से इसमें जो है कि कुछ रॉक क्रिस्टल जैसे राइनस्टोन के रूप में भी पाए जाते हैं, लेकिन वस्तुतः जो है कि इसका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। तो इसमें पूछा गया है कि जो यह बल है, वेग है, विद्युत धारा है कि कार्य है, कौन सा ऐसा है जो मूल भौतिक राशि है। तो देखिए, अगर हम बात करें मूल भौतिक राशि की तो वह आपका हो जाएगा विद्युत धारा। जी हाँ दोस्तों, विद्युत धारा ही है जो कि आपका मूल भौतिक राशि है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि ओम मीटर किसके मात्रक है। यह पूछा गया है कि ओम मीटर जो है यह किसका मात्रक है, प्रतिरोध का है, चालकत्व का है, कि प्रतिरोधकता का है, कि आवेश का है।
तो देखिए अगर हम बात करें प्रतिरोध का मतलब ओम मीटर जो है यह किसका मात्रक है, तो यह आपका प्रतिरोधकता का है। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। जो हर्ट्ज होता है इससे क्या मापा जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें हर्ट्ज की, तो इससे हम लोग क्या नापते हैं, तो इससे हम लोग नापते हैं आवृत्ति को। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आवृत्ति को जो है कि हर्ट्ज में नापा जाता है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें जो ध्वनि होती है उसका जो है कि वह हर्ट्ज वगैरह में चलती है, तो कितने ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो है उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बनता है कि ध्वनि पराश कितना होता है जो कि हमको सुन सकते हैं, तो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न आपका है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है आवृत्ति को किस में मापा जाता है। तो इसका प्रश्न अभी हमने पिछले में ही बताया कि हर्ट्ज को किस में नापते हैं, आवृत्ति में। तो आवृत्ति को मापेंगे हर्ट्ज में, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की, तो इसकी इकाई क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है कि कूलाम है। तो देखिए अगर हम बात करें विद्युत शक्ति की, तो इसकी जो इकाई है वह क्या है, यह वाट है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत शक्ति की आपकी इकाई वाट होती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि लोहे का विशुद्धतम रूप है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो लोहा होता है उसका विशुद्धतम रूप क्या है, स्टील है, कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा है कि पिटवा लोहा है। तो देखिए अगर हम बात करें विशुद्धतम की, तो वह आपका पिटवा लोहा है। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लोहे का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा को कहते हैं। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का तत्व होता है, तो यह भी आप याद रखिएगा किस सारणी में रखा गया है, सारणी में जो है 8वें समूह में रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है। तो यह पूछा गया है कि यह कौन सा इसमें तत्व नहीं है। तो अगर हम बात करें धातु नहीं है, अधातु नहीं है, गैस नहीं है कि उपधातु नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तत्व नहीं है, तो वह आपका जो गैस है यह आपका तत्व नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपका धातु भी तत्व होता है, अधातु भी होता है, उपधातु भी होता है, तो याद रखिएगा। और जितनी गैसें होती हैं, जैसे आपका गैसों की बात करें तो आपका कौन कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो यह सब जो है कि यह सब आपका तत्व नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसको कहते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक के बारे में, तो वह करते हैं लेवोजियर को। जी हाँ दोस्तों, लेवोजियर जो है वह आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है, जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं, या ऑल इंडिया भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट में इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर जो है कि आपको इसका पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, और इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। हाइड्रोजन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन कि केवल इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें कौन कौन से मूल कण होते हैं। तो देखिए परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और जो परमाणु के नाभिक के बाहर जो है कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर कि माइनस चार्ज होता है, और वहीं पर अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में
अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह पूछा गया है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में जो है कि अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अवोगाद्रो नियम से। जी हाँ दोस्तों, अवोगाद्रो नियम के अनुसार ही होता है कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो एक तत्व में अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, यह 20 आपका दिया गया और 18 दिया गया है, दोनों को जोड़ देंगे तो यह 8 हो गया, यह 2 1 3 हो गया, यानी कि 38 आ गया। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो द्रव्यमान संख्या होगी वह 38 होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या है। तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। यह हो जाएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होता है, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल द्रव्यमान संख्या होती है, कि हमेशा परमाणु भार से अधिक होता है, कि हमेशा परमाणु संख्या से कम होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर नाभिक की द्रव्यमान संख्या पूछा जाता है तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग जो होता है वही उसका परमाणु संख्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है नाभिक का। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यह जो 17वां प्रश्न आपको कराएं, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जो परमाणु है उसके नाभिक से लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो देखिए अगर इसमें हम पूछें जो हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है, तो देखिए यह थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वह तो होता है C/137। जी हाँ दोस्तों, यही होता है जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है कक्षा में। तो इसको याद रखिएगा। फिलहाल इतना आपके अगर टीआरई वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं, जो आपका पीआरटी है 1 to 5 के लिए, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, 9 10 11 12 के लिए कर रहे हैं तैयारी, तब आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए जो प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड है इसमें नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे अगर पूछा गया है तो वह कितना होता है, 148 होता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। जी हाँ दोस्तों, 21वां प्रश्न आपका है कि पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन करवाया, उसके बाद हमने जो है कि केमिस्ट्री के प्रश्नों को करवाया। अब जो है कि इस जो है आपका बायोलॉजी है उसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यह जो पुस्तक है पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको कौन लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं डार्विन ने। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, इनको याद रखिएगा। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही लिखा है और यह बुक बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है। तो यह पूछा गया है कि जो इंसुलिन होता है वह किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो वह किसका करता है। तो आप जानते ही होंगे कि जो इंसुलिन होता है यह आपका किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का जो है कि वो उसको नियंत्रित करता है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पेनिसिलिन होता है, एस्पिरिन भी आपका एंटीबायोटिक है, पैरासीटामोल भी है और पेनिसिलिन वगैरह भी है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही सल्फाडाइजीन जो है यह भी आपका है। तो सही ऑप्शन आपका ई वाला हो जाएगा। तो इसमें जो है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है।
तो इसमें पूछा जाता है कि किसमें जो है कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो गेहूँ पाया जाता है कि जौ में पाया जाता है कि चावल में पाया जाता है कि मक्का में पाया जाता है। तो देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो चावल में जो है वह सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आलू में भी आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं ना कि जिसको जो है कि शुगर वगैरह हो जाता है उसको जो है कि चावल नहीं खाना चाहिए, ना आलू खाना चाहिए, ना चीनी खानी चाहिए, या मीठी चीज़ कोई भी नहीं खानी चाहिए। तो जो मीठी चीज़ होती है उसमें जो है कि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में विद्यमान रहता है। तो इसलिए शुगर पेशेंट को मना किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ पूछा जाता है कि जब किसी का शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको किसके जो है कि इंजेक्शन किसका दिया जाता है, तो उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कीट संवर्धन क्या है। तो अगर हम बात करें कीट संवर्धन के बारे में तो यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, कि जंतुओं को अध्ययन करने का विज्ञान है, कि मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, कि कीटों के मारने का विज्ञान है। तो देखिए अगर हम बात करें कीट संवर्धन की तो यह जो है यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कीटों की वृद्धि करने वाला विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। जी हाँ दोस्तों, यह चीज़ आपसे पूछा गया है कि जो जेनेटिक्स है यह किसका अध्ययन है। मेंडल का नियम है कि मेंडल का नियम है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार लिख दिया गया, यहाँ पर 2 बार नहीं है, 1 बार यहाँ पर इसको काट देते हैं, इसकी जगह लिख देते हैं जैव विकास। जी हाँ दोस्तों, जैव विकास का नियम है कि जो है कि यहाँ पर इसको काटते हैं, इसको लिख देते हैं। जैव विकास का नियम है कि डीएनए संरचना है कि आनुवंशिकता और विचरण है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जेनेटिक्स जो है वह किसका अध्ययन है, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं, एक्सरे किरणें का, कि सूक्ष्म तरंगे का, कि पराध्वनि तरंगों का, कि पराबैंगनी तरंगों का। तो देखिए अगर हम बात करें तो उसमें जो है कि हम लोग पराध्वनि तरंगों का जो है उपयोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यह सब प्रश्न आपको जो है कि थोड़ा सा समझ के याद करने वाले हैं और यह सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसी के आधार पर ही आपका बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न आएगा और हो सकता है कि यही प्रश्न आपका रिपीट हो जाए। तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा और जो जो टॉपिक हमने उठाया उन सभी टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ जाइएगा, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें सच्चे फल की तो सेब नहीं है, अंगूर नहीं है, खजूर नहीं है, कि आलू बुखारा नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें सच्चे फल की तो वह आपका सेब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेब जो है कि वह आपका सच्चा फल नहीं है। बाकी अंगूर भी आपका है, खजूर भी आपका है और आलू बुखारा भी जो है वह आपका सच्चा फल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं। तो देखिए जो पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस के लकड़ी पाई जाती है, जो पौधे पाए जाते हैं, वह भारत के जो है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं। तो ये सब आवृत बीजी कहलाते हैं, कि अनावृत बीजी कहलाते हैं, कि एक बीज पत्री कहलाते हैं, कि द्विबीजपत्री कहलाते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह सब आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपके अनावृत बीजी कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बी वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। ये सब अनावृत बीजी कहलाते हैं क्योंकि ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने में कोड़धारी वृक्ष होते हैं। ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लौंग एक मसाला है, पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है। तो देखिए अगर हम लौंग की बात करें तो यह मसाले में उपयोग होता है, तो यह किस भाग में प्राप्त होता है।
तो यह हमको प्राप्त होता है कि फूल की कली, जी हाँ दोस्तों, जो आपका लौंग होता है या आपका फूल की कली होता है। जी हाँ दोस्तों, फूल की कली को सुखा करके हम लोग उपयोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और इसका लौंग का उपयोग हम लोग जो है कि दांतों के दर्द के निवारक के रूप में भी करते हैं। और लौंग जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यह जो है मसालों में तो उपयोग होता ही है, साथ ही में इसके यह औषधि के रूप में भी उपयोग होता है। तो यह चीज़ आपसे पूछा जाता है कि लौंग का कौन सा भाग हम लोग लौंग जो खाते हुआ होता है, तो वह पुष्प होता है। तो फ्रेंड्स, आज के यह 30 प्रश्न थे जो कि आपके बीपीएससी टीआरई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों, यह जो विज्ञान की सीरीज हम चला रहे हैं, अभी जो है कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक जो है कि हम विज्ञान की सीरीज चलाएंगे। और अब अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करते रहिए कि सर जो है कि और भी विज्ञान पर वीडियो लाइए, क्योंकि आप लोग इसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो इसलिए आप कमेंट करते रहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए या क्लास कब होती है इसका नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी सूचना रहती है एग्ज़ाम से रिलेटेड हो गया या कोई नोटिस वगैरह आती है तो तुरंत सूचित किया जाता है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, सीधे उस पर जाइए और वहाँ पर हमको फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।